अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोगों को यकीनन मैं और डॉक्टर अजराज खुश नज़र आ रहे हैं। इस खुशी की एक वजह है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई तलाश करता है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि दुनिया में मुख्तलिफ इंडेक्स और रिपोर्ट्स जो एनुअली इशू होते हैं, उनमें से एक का नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है पब्लिकेशन होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, जो कि यूएन का एक यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल इनिशिएटिव है। यानी आज तक हम यही समझते रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस सोशो इकोनॉमिक स्फीयर में, पॉलिटिकल स्फीयर में काम करती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो हैप्पीनेस को भी मेजर करती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर कंसेक्टिव जो टॉप पे कंट्री आया है 6 दफ़ा, इस दफ़ा भी और पिछली 5 दफ़ा भी। वो कौन सा कंट्री है? उसका नाम है फिनलैंड। तो इस वीडियो में मैं डॉक्टर अतर से आज बात करूंगा ताकि हम आपको बता सकें कि इनके मेजर करने का तरीका क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होती क्या है, फिनलैंड ही क्यों इतनी दफ़ा टॉप पे है और पाकिस्तान 108 रैंकिंग पे है और इंडिया की रैंकिंग है सर 126। हम उनसे आगे ऐसा क्यों? सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है, थोड़ा सा ये बताएं, और ये मेजर कैसे करते हैं, किन इंडिकेटर्स को ये देखते हैं? देखिए विकास, जो हैप्पीनेस है ना, उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है ह्यूमन वेलबींग से, मेंटल और फिजिकल वेलबींग के साथ। इसके अलावा जॉय और कंटेंटमेंट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हैप्पीनेस के साथ बड़ी स्ट्रांगली कोरिलेटेड और एसोसिएटेड है। तो व्हेन यू आर इन अ जॉयफुल मोड यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर कंटेंटेड यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर your mental and physical well-being is being maintained at some stable levels or improving, you are happy. तो जो pursuit of happiness है, ये एक universal और common goal है दुनिया में तकरीबन सब countries का, सब nations का। Why? Again, joyful रहना चाहते हैं लोग, contented रहना चाहते हैं और उनकी जो well-being है उसको वो maintain करना चाहते हैं। तो जैसे आपने बताया है कि ये यूएन का एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसके तहत ये वर्ल्ड हैप्पीनेस की रैंकिंग की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश किया जाता है। और जैसे आपने बताया तो फिनलैंड बेसिकली थोड़ा सा इधर करेक्शन है ये कि 2023 तक 6 दफ़ा और 2024 की रिपोर्ट में 7वीं दफ़ा हो गया है। यानी इट इज 7th टाइम कंसेक्यूटिव। यस, 7th टाइम कंसेक्यूटिव फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और आपने एक सवाल किया कि ये कैसे, क्या, किस चीज़ का एनालिसिस करके इन कंट्रीज, कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं या वेरिएबल्स हैं जिनको देख के या जिनको एनालाइज करते हुए इन कंट्रीज को रैंक किया जाता है। और क्यों फिनलैंड नंबर 1 पे है, क्यों इंडिया 126 पे है, क्यों 108 पे पाकिस्तान है, या क्यों कॉन्गो, जिम्बाब्वे, सियरा लियोन, लिसोथो और अफगानिस्तान बॉटम कंट्रीज में है। तो पहले तो मैं ये बता रहा था चलो व्यूअर्स के लिए कि हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है या जो हैप्पीनेस की रिपोर्ट है, इसके अंदर जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ हैं उसकी रैंकिंग मैं पहले बता दूं। ये फिनलैंड इज़ द टॉप मोस्ट कंट्री इन दिस एज मेंशन बाय यू आल्सो अर्लियर, और मैंने भी उसको थोड़ा सा करेक्शन ये करते हुए बताया कि इट्स 2024 में ये 7th टाइम कंसेक्यूटिव है। उसके बाद डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर इज़राइल है, उसके बाद नेदरलैंड्स, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। यानी हम पाकिस्तानी जहाँ जाना चाहते हैं, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, उनमें से एक है टॉप 10 में। उनमें से सिर्फ एक है और वो है ऑस्ट्रेलिया टॉप 10। बाकी कनाडा टॉप 20 में है, जरूर है, और यूएस टॉप 20 में भी। यूएस मेरा ख्याल है टॉप 20 में भी नहीं है। If I am not, yes, I think US is not amongst the top 20, but Canada is amongst the top 20. Right. तो ऑस्ट्रेलिया 10th के ऊपर है। तो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बड़ी तको-दो करते हैं। मैं खुद भी, आपने एक वीडियो मेरे साथ पहले जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में, आप सिडनी में मैं पढ़ा और ऑस्ट्रेलिया में मैंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। तो ऑस्ट्रेलिया इज नो डाउट वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अब आप आते हैं उन फैक्टर्स की तरफ जिनकी बेसिस के ऊपर ये हैप्पीनेस का जो मेजरमेंट की जाती है। उसमें सबसे पहले जो है वो है स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट इन दैट कंट्री। स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट से मतलब है कि वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स या कोई और
जो लोगों को सोशल सेफ्टी नेट के तौर पे दिए जा सकते हो, जो भी मरात, जो भी उनके लिए ज़रूरियात हैं, उनकी सोशल नीड्स, सोशो इकोनॉमिक नीड्स को मेजर करते हुए वो सोशल सपोर्ट का अगर सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो कंट्री हैप्पी होगी। दूसरा है फ्रीडम एंड ट्रस्ट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ओनिंग प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट, ट्रस्ट ऑन फेलो सिटीजन्स जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे लोगों की सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी। ट्रस्ट ऑन स्टेट एंड गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ एन एलिमेंट ऑफ स्टेट, तो उससे हैप्पीनेस का उनका मेजर जो है या हैप्पीनेस उनकी जो है वो एनहांस करेगी। तीसरा है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर वीक आवर्स जो हैं वो बड़े रैशनलाइज किए जाते हैं, पेड वेकेशंस बढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा फैमिली को फैमिली के हवाले से पर्क्स दिए जाते हैं कि जो फैमिली को जब लोग अटेंड करना है लोगों ने इन टर्म्स ऑफ पेड हॉलीडेज, in terms of, for example, maternity leave, in terms of paternity leave, in terms of other, paid vacations, which should be granted frequently for a person to look after his or her family. ये एक important factor है। इसके अलावा जो उसमें एक important factor है वो है connection to nature, which means कि आपकी society के अंदर ऐसी landscape हो जो आपको connect करता हो nature के साथ, फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि लोग बेसिकली हमें दुनिया में जितने मर्जी हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएं, हम जितनी AI बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोटिक सिस्टम्स को अडॉप्ट कर लें, आखिर हम वी आर मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड एंड बोन्स, और हमारी एक सॉफ्ट साइड है। जो हमारी सॉफ्टवेयर है वो नेचर से कनेक्ट तभी करती है जब हमारी आईज़, हमारे हवासे खमसा 5 सेंसेस, ईयर्स एक बड़ा म्यूजिकल वाटरफॉल को सुन रहे हो, हमारी आईज़ एक बड़े खूबसूरत ग्रेजिंग ग्रीन लैंड को देख रहे हो या पहाड़ों को देख रहे हो, हमारी जो नाक की सेंस है स्मेल करने की वो फ्लावर्स को और ग्रीनरी को स्मेल कर रही हो, तो हम अगर कनेक्ट करेंगे नेचर के साथ तो हमें आई थिंक एक बेहतर हैप्पीनेस का एहसास होगा। और इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज़ भी लोगों को दी जाए, ये भी उसमें शामिल है। और लास्टली उसमें है लो गैप्स बिटवीन इन क्लासेस, राइट। सो जो आपकी इनकम की इनइक्वालिटीज़ है वो कम होंगी अगर, तो हैव और हैव नॉट्स के दरमियान जो फ़र्क होगा वो कम हो जाएगा, तो लोगों का हैप्पीनेस का मेयार या हैप्पीनेस की जो उनकी फीलिंग है वो बढ़ जाएगी। यानी इन अ नटशेल आपकी बात से मुझे ये समझ आया है कि अगर एक इंसान को जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात हैं वो रियासत की तरफ से मुहैया की जाएंगी और वो फिर मुआशरे को एक सेहतमंद मुआशरा बना देंगी, तो खुशी वहाँ से पैदा होती है। खुशी वहाँ से, ठीक है, बिल्कुल। हर इंसान खुश नज़र आएगा, कतई नज़र इसके कि वो किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, राइट, यही कहना ऐसे ही बिल्कुल। तो सर एक मतलब थोड़ा सा ज़रा हट के बट समहाउ रिलेटेड है, इकोनॉमिक विशियस साइकिल एक चीज़ होती है जी। तो आपने जब इसको रिपोर्ट को स्टडी किया और आपने इन कंट्रीज़ की रैंकिंग देखी जो आपने अभी मेंशन की है, तो क्या यहाँ पे इकोनॉमिक विशियस साइकिल नहीं होता? नहीं, देखिए इकोनॉमिक विशियस साइकिल ज़्यादातर उन लोगों को हर्ट करता है जो पॉवर्टी ट्रैप में या लो मिडिल इनकम में फंसे, क्योंकि वो फिर उससे उनकी सेविंग्स कम होती हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ सेविंग्स की वजह से नहीं होती, क्योंकि जब सेविंग उनकी स्क्वीज़ करती जाती है तो वो इन्वेस्टमेंट इंसान कहाँ से करेगा, वहीं से करेगा ना अगर सेविंग का एक कॉम्पोनेंट लेगा। क्योंकि इनकम जो डिस्पोजेबल इनकम होती है किसी शख्स की, उसमें 2 मेजर उसकी साइड्स होती हैं, एक तो उसकी कंजम्पशन वाली साइड है और दूसरी उसकी सेविंग वाली साइड। लेकिन अगर किसी की डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम हो जाए तो वो कंज्यूम ज़्यादा कर रहा होता है और फिर उसके पास सेविंग का बहुत कम मार्जिन बचता है, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता, और इन्वेस्ट नहीं कर पाता तो वो अपने अंदर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाता, अपनी फैमिली में नहीं कर पाता, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे इन मुल्कों में क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कम है और सब थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर रह रहे हैं, तो उनकी स्टेट बहुत सारी उनकी जो ज़रूरियात है उनको मीट कर देती है, स्टेट प्रोवाइड कर देती है एजुकेशन की सूरत में, हेल्थ अच्छी क्वालिटी की सूरत में, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सूरत में, एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए पार्क्स, एंटरटेनमेंट के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़, इतना कुछ स्टेट दे देती है और पेड हॉलीडेज़ दे देती है,
तो फिर उनको वो ऐसी विशेष साइकिल बनी। फिनलैंड कंसेक्टिव 7 टाइम्स रहा है इंक्लूडिंग 2024, तो आप तो क्या देख पाए, आप यूँ जान पाए कि फिनलैंड ही क्यों, मतलब डेनमार्क ने या आइसलैंड ने या नेदरलैंड ने इसको, स्वीडन ने इसको बीट क्यों नहीं किया अभी तक कंसेक्टिव 7 टाइम? देखिए, क्योंकि जो मैंने 5 फैक्टर्स बताए ना विकास, उन पांचों में वो बहुत हाई परफॉर्मर है। और देखिए दूसरा ये है कि अगर आप इंडेक्स को देखेंगे ना तो बड़ा थोड़ा सा फर्क है। जो सेकंड पे कंट्री, थर्ड पे, फोर्थ पे, पॉइंट्स का फर्क है। कोई इतना बड़ा मेजर लीप नहीं ली कि फिनलैंड के बाय माइल्स दूसरों को पीछे छोड़ गया। तो ये सारी कंट्रीज बड़ी इस मामले में आप समझे एल्ट्रुइस्टिक हैं, बड़ी इस मामले में जेनरस हैं। आप कंट्रीज में से कुछ में तो आप भी गए हुए? पांच में। डेनमार्क में मैं डेनमार्क गया हूँ, स्वीडन गया हूँ, नेदरलैंड्स गया हूँ, स्विट्जरलैंड गया हूँ और ऑस्ट्रेलिया गया हूँ। ऑस्ट्रेलिया में तो मैं बहुत लंबा टाइम गुजार के आया। स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स और डेनमार्क में, और इसके अलावा मैंने बताया आपको डेनमार्क बताया, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, ये इनमें स्वीडन। तो इनमें बाकी 4 में मैंने स्वीडन में और इनमें थोड़ा कम टाइम गुजारा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैंने ज़्यादा। राइट सर। अच्छा, आप लेट्स से अब डेनमार्क सेकंड पे है, बहरहाल आप गए तो हैं डेनमार्क ना। अब हैप्पीनेस इंडेक्स को आपने पढ़ा भी है, तो डेनमार्क को अगर बताएं, अगर आप हमें, क्योंकि आपने खुद देखा हुआ है, आपको वहाँ पे क्या नज़र आया? देखिए, डेनमार्क की सारी चीज़ें जो मैंने वेरिएबल्स बताए उसमें डेनमार्क बहुत आगे है। मिसलन जो नेचर के साथ कनेक्टिविटी है, अच्छा कमान है वहाँ पे। मैं एक नॉर्दर्न डेनमार्क में एक सिटी है ऑलबर्ग, वहाँ पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे शोज मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन अभी बहुत सारे रहते भी हैं, अभी रहते भी हैं कुछ। तो मैं 2019 के जनवरी में ऑलबर्ग गया था। ऑलबर्ग नॉर्दर्न डेनमार्क में ऊपर कोपेनहेगन से मैं कोपेनहेगन लैंड गया, फिर वहाँ से ट्रेन के जरिए मैं ऑलबर्ग गया। विकास, क्या मेमोरीज है, मतलब इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। जो नेचर के साथ कनेक्टिविटी थी वहाँ पे, वो एट इट्स बेस्ट थी। जो वहाँ पे मौसम था, हालांकि सर्दियाँ थी, लेकिन इतना खूबसूरत वो शाम के टाइम, रात को और मॉर्निंग में और इवन आफ्टरनून्स, और बहुत खूबसूरत हो जाते थे। और वो यूनिवर्सिटी का कैंपस, ऐसा स्प्रॉलिंग कैंपस, और उसके ऊपर जब बड़ा खूबसूरत उनका ऑडिटोरियम था जो सारा ग्लास का बना हुआ था, उसकी वॉल सारी ग्लास की थी। तो जब आप ऑडिटोरियम में लेक्चर के लिए बैठते थे, ऐसे वो उसमें सीटिंग, वो एम्फी थिएटर स्टाइल सीटिंग स्टाइल था, तो बाहर खूबसूरत सा रिवर नज़र आता था ऑलबर्ग का, और ख़ूबसूरत सी वो, मतलब साउंड प्रूफ सा, बाहर से आवाज़ें भी कोई नहीं अंदर, और अंदर लेक्चर की आवाज़ें भी बाहर नहीं जा रही होती थी, लेकिन सारा ग्लास का बना हुआ ऑडिटोरियम। तो बड़ा, इसके अलावा फिर मैंने वहाँ में एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम देखी, वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ तो बिल्कुल नहीं मुझे नजर आई, बैगरी शैगरी ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं, मुझे, मैंने तो ऑब्जर्व नहीं की एटलीस्ट। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत, और लोगों की वैसे देखने के हर वक्त स्माइली फेसेस, तो आई थिंक फ्रेंडली पीपल, राइट। अच्छा, अब हम आते हैं पाकिस्तान इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 108 पे रैंक कर रहा है जी, और इंडिया जो कि इस वक्त अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो इकोनॉमिकली तो माइल्स अहेड है पाकिस्तान से, वो 128 पे है। तो ऐसा क्यों सर? देखिए, इसकी वजह सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स वजह होती है तो अमेरिका तो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका हैप्पीएस्ट होती। मैंने आपको वो 5-6 वेरिएबल्स बताए ना, 5-6 सेक्टर्स बताए कि जिन एरियाज को डोमेन्स बताई रहा, जिनके अंदर देखते हुए वो इसका एनालिसिस। सो इट मीन्स हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारी सोसाइटी की रिजिलियंस और बाकी मामला जो आपने इंडिकेटर्स गिनवाए हैं, वो कंपैरिजन में इंडिया से बेहतर है। ये 5 बेहतर होंगे। उसकी वजह मैं भी आपको बता दूं, इंडिया एक ज़्यादा डाइवर्स मुल्क है, ज़्यादा बड़ी आबादी है, उधर ज़्यादा चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, मल्टीलिंगुअल चीज़ों की, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन लॉप साइडेड भी उसमें कोई ना कोई चीज़ होगी। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रही होगी ना। अब हमने वीडियोज़ की हैं, टाटा की हैं, उनकी रिलायंस की हैं, तो इंडिया में वो ग्रुप आप देखें कितने रिच है, कि बड़े बड़े मुल्कों की इकोनॉमी से बड़े हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी से हमने डिस्कस किया कि टाटा की मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी होगी इन मैन ऑफ आवर वीडियोज़, और मैं व्यूअर्स को अर्ज भी करूँगा कि वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि दैट्स एन आई ओपनर कि कैसे एक कंपनी कितने साल पहले स्टार्ट हो के पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी बड़ी हो गई। तो इन इंडिकेटर्स में ओवरऑल में पाकिस्तान इंडिया से कोई 17-18 पोजीशंस ऊपर है। राइट। तो इस गुड नोट पे, इस अच्छी बात पे हम अपना आज की डिस्कशन ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तान
वैसे तो इतनी कोई मुतासिर रैंकिंग नहीं है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस इकट्ठे हुई तो हम इंडिया से काफ़ी आगे हैं, 108 पे हैं और इंडिया 126 पे है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।